हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के अति लघुत्तर प्रश्न चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक अति लघुत्तर प्रश्न कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर दे सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे 2019 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी यानी कि इसके पूरे पूरे चांस है, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो कि हर साल पूछता ही एग्जामिनर। तो मैं आपको यही कहूँगी, आपको क्या करना होगा, आपको 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से देखिए, सघन माध्यम में, किसमें, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, किसमें, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को, अपवर्तन को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आगे देखिए, नोट करके मैंने आपको दिया है कि पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, क्योंकि देखिए 2025 में पदार्थ के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध ही पूछा है। तो देखिए पदार्थ के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, n होता है, और क्रांतिक कोण क्या होता है, c होता है। तो इनके बीच संबंध होता है n इजिकल टू 1/sin c। क्या होता है फ्रेंड्स, n इजिकल टू 1/sin c। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अति लघुत्तर प्रश्न वो है जो कि 2019 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखना है। तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या आ रहा है ना, तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को करते हैं आर से। तो हमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि हो जाएगा F इजिकल टू R/2। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, R इजिकल टू 2/F। या तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लिख लें या आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लिख लें, दोनों सेम ही है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ F क्या है, F फोकस दूरी है और R क्या है, R वक्रता त्रिज्या है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो क्या होता है, F इजिकल टू R/2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए ये जो सूत्र होते हैं यानी कि इनके बीच में जो संबंध होता है ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसके लिए आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। अगला देखिए, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। तो हमें यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखनी है। पहली है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त, पहली है प्रकाश की किरणें जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरी है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। क्या हो, आपतन कोण का जो मान हो वो क्रांतिक कोण के मान से क्या हो, अधिक हो। तो ये हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें कि पहली क्या थी, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरी थी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे 2025 में पूछा गया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखिए। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके उदाहरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगर आप इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, पहला है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा है प्रकाशिक तंतु, और तीसरा है कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कितने हैं, एक तो हीरे का चमकना, एक प्रकाशिक तंतु, एक कांच में पड़ी दरार का चमकना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा
किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो हो जाएगा n इजिकल टू साइन ब्रैकेट में a प्लस सिग्मा m अपॉन 2। अब देखिए अपॉन में साइन a बाय 2, यहाँ पर देखिए a बाय 2 है ये। तो देखिए किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र और अल्पतम विचलन कोण में एवं प्रिज्म कोण के पदों में हमें लिखना था। तो हमने यहाँ पर लिखा है n क्या है, n है यहाँ पर पदार्थ का अपवर्तनांक। तो देखिए n इजिकल टू हो जाएगा साइन ब्रैकेट a प्लस सिग्मा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाय 2, जहाँ n क्या है, n अपवर्तनांक है, a क्या है, a प्रिज्म कोण है, और सिग्मा m क्या है, सिग्मा m न्यूनतम है, न्यूनतम विचलन कोण है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/f इजिकल टू ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। तो क्या होता है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, 1/f इजिकल टू ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये होता है हमारे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए फोकस दूरी निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली है अपवर्तनांक, किस पर निर्भर करती है, ये करती है अपवर्तनांक पर, वक्रता त्रिज्या पर और प्रकाश के रंग पर। तो देखिए 3 बातों पर निर्भर करती है लेंस की फोकस दूरी, किस किस पर, एक तो अपवर्तनांक पर, दूसरा है वक्रता त्रिज्या पर और तीसरा है प्रकाश के रंग पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आप बाद में कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो वो होता है n/v माइनस 1/u इजिकल टू ब्रैकेट में n-1/r। तो ये होता है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। कौन सा होता है, n/v माइनस 1/u इजिकल टू ब्रैकेट में n-1/r। ये होता है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर अपवर्तनांक है। क्या है n यहाँ पर, n अपवर्तनांक है। u क्या है, u है वस्तु की दूरी। v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी। और r क्या है, r हमारी वक्रता त्रिज्या है। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए हमने यहाँ पर लिखा है n/v माइनस 1/u इजिकल टू ब्रैकेट में n-1/r, जहाँ n क्या है, n अपवर्तनांक है, v क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और r क्या है, r हमारी वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। तो देखिए कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, ऐसा स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो किसको कहते हैं कला संबंध स्रोत, ऐसा स्रोत जिनके बीच क्या होता है, कलांतर जो होता है वो समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो आप लिख कर आएंगे, ऐसा स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। और देखिए प्रकाश का विवर्तन आपसे लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, जो कि 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, हमें ये बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, यानी कि अवरोध क्षेत्र बराबर किसके होने चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या आती है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का जो आकार होता है, यानी कि अवरोध के छिद्र का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये थी प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पर दहली आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। तो दहली आवृत्ति क्या होती है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, यानी कि म्यू नॉट इजिकल टू c/λ। इसको बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलते हैं, म्यू नॉट।
तो देखिए दहली आवर्ती क्या होती है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर, यानी कि जो प्रकाश की जो एक न्यूनतम आवृत्ति यानी कि कम आवृत्ति जो वो किसी पदार्थ पर हम डालेंगे तो धातु के पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो धातु के पृष्ठ से क्या हो जाता है, प्रकाश का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उसे हम दहली आवर्ती कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है न्यू नॉट इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट दहली आवर्ती है, सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट दहली तरंग दैर्ध्य है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो हमें कार्यफलन की परिभाषा देनी है। तो देखिए कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा। अब देखिए दहली आवर्ती में क्या था, दहली आवर्ती में था न्यूनतम आवृत्ति, और देखिए कार्यफलन और ये सेम ही है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों इनकी जो परिभाषा है वो सेम ही है, बस कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू नॉट से, और जो आवर्ती को किससे करते हैं, न्यू नॉट से। ठीक है, तो देखिए कार्यफलन की परिभाषा लिखनी है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं, यानी कि डब्ल्यू नॉट इजिकल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। तो हम चाहे तो इसकी जगह न्यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो या तो आप ये सूत्र लिख लीजिएगा या ये सूत्र लिख लीजिएगा, न्यू नॉट डब्ल्यू नॉट इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है, सी अपॉन लैम्डा नॉट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, हमें आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वह ½ mv², यहाँ पर वी क्या है, मैक्सिमम, इजिकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना था। तो ये क्या है, ½ mv², वी क्या है यहाँ पर मैक्सिमम, इजिकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जहाँ एम क्या है, एम द्रव्यमान है, वी मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम है अधिकतम वेग, न्यू क्या है, न्यू है प्रकाश की आवृत्ति, और एच क्या है, एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है, और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है यहाँ पर फोटोन की आवृत्ति। तो ये हमारा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का सूत्र। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के सूत्र को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के सूत्र को इसके प्रतीक के साथ लिखना है। तो देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, ये होता है लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m की, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन mv। आप इन तीनों में से कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र कौन कौन से हैं, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन √2m के, या लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी, या लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन mv, जहाँ पर पी क्या है, पी यहाँ पर संवेग है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसका कोणीय संवेग प्लांक नियतांक के पदों में लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो इसका हमें कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के पदों में ये लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं J इजिकल टू n h अपॉन 2π, या तो हम चाहे तो ये सूत्र लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं mvr इजिकल टू n h अपॉन 2π, या हम लिख सकते हैं यदि हम n बराबर 1 करें तो यहाँ पर हो जाएगा mvr इजिकल टू h अपॉन 2π, जहाँ n क्या है, n क्वांटम संख्या को बताता है। n किसको बताता है, n बताता है क्वांटम संख्या को। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के पद में हमने यहाँ पर लिखा है, जहाँ J क्या है, वो J इजिकल टू NH अपॉन 2π, या हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं MVR इजिकल टू NH अपॉन 2π, या देखिए n यदि n बराबर 1, 2 हो, कुछ भी हो, हमने यहाँ पर n बराबर 1 लिखा तो हो जाएगा MVR इजिकल टू H अपॉन 2π, जहाँ n क्या है, n क्वांटम संख्या को बताता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। तो हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। तो लाइमन श्रेणी होती है जो पराबैंगनी भाग में बनती है। कौन सी श्रेणी बनती है पराबैंगनी भाग में, लाइमन श्रेणी बैंगनी भाग में बनती है। अब देखिए इस बार तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में बनती है या अवृक्त भाग में बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी श्रेणी है वो कौन कौन से भाग में बनती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी किस भाग में बनती है। तो यहाँ पर देखिए
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी किस भाग में बनती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लाइमर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लाइमर श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। देखिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी किस भाग में काम कर बनती है या किस भाग में काम करती है, ये सभी। तो देखिए एमसीक्यू में डायरेक्टली एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और पूछा भी गया है बहुत बार। तो देखिए लाइमर श्रेणी किसमें? पराबैंगनी भाग में। दूसरी है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी किसमें? दृश्य भाग में। और देखिए अगली हमारी पाषाण श्रेणी, ये अवरक्त भाग में। और ब्रैकेट श्रेणी, ये भी अवरक्त भाग में। और फुंड श्रेणी, ये भी हमारी अवरक्त भाग में। यानी कि हमारी 3 ऐसी श्रेणी है जो हमारी अवरक्त भाग में बनती है, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड। आपको ध्यान रखना है पाषाण, ब्रैकेट, फुंड। पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये अवरक्त भाग में बनती है। और देखिए लाइमर श्रेणी किस में बनती है? लाइमर श्रेणी बनती है पराबैंगनी भाग में। और बामर श्रेणी किस में बनती है? बामर श्रेणी बनती है दृश्य भाग में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र जो है वो रिडबर्ग नियतांक के पद में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/λ = r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। और r क्या है यहाँ पर? r है यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में हमने यहाँ पर लिखा है 1/λ = r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, जहाँ पर r क्या है? r हमारा रिडबर्ग नियतांक है। अगला क्वेश्चन हमारा समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर लिखिए। तो हमें यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, जबकि संभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है। समस्थानिक में क्या है? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संभारिक में क्या होता है? संभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, इसका किलोग्राम के साथ संबंध लिखिए। तो हमें लिखना है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है और इसका किलोग्राम के साथ संबंध लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, किसके? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कार्बन द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। और इसका हमें इसका किलोग्राम के साथ संबंध लिखिए। तो 1 mu होता है 1.66 × 10⁻27 kg। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में उदाहरण दीजिए। तो एक साइड तो हम लिख लेंगे नाभिकीय विखंडन, एक साइड लिख लेंगे नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में होता है यानी कि विखंडन यानी कि टूटना, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ये बात आप ध्यान रखना। और देखिए इसके जो उदाहरण है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है या इनमें से कौन सा नहीं है तो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए नाभिकीय विखंडन का उदाहरण भी और संलयन का उदाहरण भी, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में उदाहरण देना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में आता है परमाणु बम और परमाणु भट्टी। और बात करें नाभिकीय संलयन में, तो नाभिकीय संलयन में आता है सूर्य और हाइड्रोजन बम। तो नाभिकीय संलयन में क्या आता है? नाभिकीय संलयन में आता है सूर्य और हाइड्रोजन बम। और विखंडन यानी कि टूटना तो आप ध्यान रखना परमाणु बम और भट्टी। और नाभिकीय संलयन मतलब जोड़ना, तो ये होता है सूर्य और हाइड्रोजन बम। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन से होते हैं। तो एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में होता है क्वार्टर। तो आपको ध्यान रखना है एन टाइप में जो हमारे अर्धचालकों में आवेशवाहक होते हैं क्या कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन से होते हैं? ये होते हैं क्वार्टर। तो आपको एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में क्वार्टर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है संधि डायोड में अक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं संधि डायोड में पीएन के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे अक्षय परत कहते हैं। तो अक्षय परत किसे कहते हैं? संधि डायोड में पीएन के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे हम अक्षय परत कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नाभिकीय विखंडन। तो देखिए अभी हमने देखा था नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में उदाहरण। तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन का जो उदाहरण है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बताना नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या है और नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है। मैंने अभी आपको पहले बताया, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है और उदाहरण सही तो समझाइए। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है
तो वह 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन कैसे कहते हैं? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर यूरेनियम लिया जो कि एक भारी नाभिक है, ठीक है। इस भारी नाभिक पर हमने क्या करी, हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी, ठीक है। तो हमारा क्या हल्के नाभिक बनकर तैयार हुए, 2 या 2 से अधिक हमारे यहाँ पर हल्के नाभिक बनकर तैयार हुए, बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, और ऊर्जा भी निकली है। तो देखिए नाभिक के विखंडन में क्या था, विखंडन यानी कि टूटना। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 ये होता है न्यूट्रॉन। हमने यहाँ पर भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी तो बनकर तैयार हुआ बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन और ऊर्जा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें यहाँ पर बताना है नाभिकीय संलयन क्या है, इसका हमें उदाहरण देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे कि देखिए ये हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये 1H2 ये हल्के नाभिक है, किसका निर्माण कर रहे हैं, भारी नाभिक, 1H3 का और 1H1 का और ऊर्जा का। तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, और यह है इसका उदाहरण। और विखंडन में क्या था, उसमें यह था कि भारी नाभिक मिलकर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो क्योंकि देखिए वो टूट रहा है और ये क्या है, ये जोड़ रहा है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है जोड़ना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2019 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए। और फ्रेंड्स अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।